चलो यहां तक तुमने पढ़ लिया था, सब कुछ हो गया है। अब यहां से थोड़ा दिख लिया तो साइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं जो एग्जाम के हिसाब से, पीसीएस के एग्जाम से आ जाते हैं, सिंपल सिंपल। अभी तो कहानी पढ़ ली हम लोगों ने, सब कुछ पढ़ लिया। कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, ये सीजीआई रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, हिदायतुल्ला साहब थे। इन्होंने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में उद्देश्य का यानी प्रियम्बल को संविधान की मूल आत्मा कहा। अब समझना यहां पे पॉइंट समझना, ठीक है। सवाल जो आता है वो क्या तो कहां पे ये एस्पेक्ट है, पहले इस पढ़ेंगे कि न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने गोलकनाथ केसेस में उद्देश्य यानी प्रियम्बल को संविधान की मूल आत्मा कहा, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की मूल आत्मा को आर्टिकल 32 को बोला गया है। किसको? संवैधानिक उपचारों का अधिकार या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कहा है। दो लोगों ने अलग अलग बातें बोली, ठीक है। आत्मा मतलब सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हिदायतुल्ला के लिए प्रियम्बल है, अंबेडकर के लिए आर्टिकल 32 है। अब आर्टिकल 32 हम क्या है, जब आर्टिकल 32 पहुंचेंगे तो पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32 पे। अब आप इसीलिए कहता हूं क्वेश्चन को बहुत ही गौर से पढ़ना। कल मैंने यूट्यूब पे डाला एक क्वेश्चन सिंपल सा, अब देखो क्या गड़बड़ करते हो आप लोग, क्या आप लोग जो एक माइनर मिस्टेक है। मैंने क्वेश्चन डाला, बोला कि मूल संविधान के अंदर निम्नलिखित में से 3 जो मैंने ऑप्शन दिए थे उसमें से क्या नहीं था। मैंने कहा कि संपूर्ण पशु संपन्नता यानी सोवरेनिटी, सोशलिज्म समाजवाद और गणराज, 3 थे ना। एक बच्चे का स्टूडेंट का फोन आया, मैसेज आया कि तीनों हैं, तीनों थे, गलती उसकी नहीं है। तो मैंने कहा अब दोबारा देखो, जाके तुम दोबारा देखो, गौर से देखो, वहां मूल संविधान लिखा हुआ है, मूल एक शब्द। इसीलिए एग्जाम में प्लीज 2-3 बार क्वेश्चन को समझना और रिलैक्स होकर देना। 90% मतलब जो गलती करते हो लोग कहते हैं अरे यार आता था ये गलत हो गया, आता था गलत हो गया, बस ये नहीं करना। इसलिए ये कह रहा हूं यहां पर किससे क्या पूछा गया ध्यान रखना। पीसीएस फैक्चुअल है इसलिए वो फंसाने के लिए रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन समझने के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन फंसने के लिए। ये डॉक्टर हिदायतुल्ला है, डॉक्टर साहब ही है, ठीक है। अब एक और फैक्चुअल सवाल जो कि एग्जाम में आ चुका है पहले भी। के मुंशी थे, ठीक है, बहुत एक्सपर्ट थे ये। इन्होंने कहा कि प्रियम्बल जो है वो एक राजनीतिक जन्म पत्री है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। ये तो ना हॉरोस्कोप होता है ना, कुंडली बनती है ऐसी तो बनती है, और कुछ होता है अंदर कुछ होता है क्या? अच्छा नहीं, कुछ और भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा होता है ना। हाँ कुंडली ऐसी बनती है, ट्रैंगल से होता है, ऐसे होता है। अरे यार छोड़ो, ऐसे ही होता है ना, बस ऐसे ही होता है। 1 2 3 4 5 6 12 होना चाहिए यार। चलो छोड़ो, हम कौन से पॉलिटिकल से बनाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि राजनीतिक जन्म पत्री जो है वो के मुंशी का। ये सवाल आया हुआ है। असल में क्या ना, एक स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं आपको, स्टेटमेंट के सवाल आएंगे एग्जाम में कि किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, ठीक है। तो ये सवाल पीसीएस में आ जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, किसने क्या कहा, ठीक है, थोड़ा समझना। तो के मुंशी ने ये कहा कि भैया ये पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है, कि जिस तरह से कुंडली देखकर बच्चे को समझ लेते हैं कि बच्चा क्या करेगा, आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, नालायक बनेगा, उस तरह से हम प्रियम्बल को देख के समझ जाएंगे कि क्या कहना चाहता है संविधान हमारा, ठीक है ना। चलिए अब आ गया फैक्चुअल सवाल लिस्ट है। उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा का निर्धारण किस केस में हुआ है, यानी कि किस केस में बेसिक स्ट्रक्चर की बात बोली गई है। सिंपल सा है, केशवानंद भारती केस, बताइए हम लोगों को है, पढ़ चुके हैं कब, 1973। उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन का सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है, मतलब मेन कौन है, मेन। ये सवाल आया था, भारत जनता। सवाल क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन आया कि पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इस तरह के ऑप्शन थे, और इंडिया। तो लेकिन इंडिया इज इंपॉर्टेंट, मतलब इंडिया की जनता ही सबसे बड़े। इसीलिए प्रियम्बल के अंदर आखिरी लाइन जो है क्या बोलता है कि हम इस प्रियम्बल को, इस उद्देश्य को आत्मसमर्पित करते हैं, किसी को नहीं देते, अपने आप ग्रहण करते हैं। ये नहीं कि जाके रानी साहिबा के, महारानी साहिबा के चरणों में रख दिया, बोला कि इंडिया की जो आजादी थी वो लीज पे मिली है, ठीक है। आगे देखते हैं। सोवरेन शब्द जो है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता जो है, इसका मतलब क्या है, भारत अपने आंतरिक एवं बाहरी सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। जो हम मचानी कर लो, जो करना कर लो, अच्छा बुरा, जिसके संबंध बनाने संबंध बना लो, जिसके तोड़ना है तोड़ लो, सब कुछ आपके पास, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये है, ठीक है। ये सब पढ़ चुके हैं, ये सवाल ये आए हुए हैं,
ध्यान रखना है एग्जाम में ये लाइन मैंने इसको इस तरह लिख दिया है, लेकिन सवाल आए हुए हैं, ठीक है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष, अब ये वर्ड देखो टेक्निकली गलत लिखा है, टेक्निकली गलत है, यहां पर पंथनिरपेक्ष होना चाहिए, लेकिन बोलचाल की भाषा में लिख दिया है। धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म का सही भाव क्या है भारत के संदर्भ में? भारत का राज्य का कोई भी धर्म नहीं, भारत में राज्य का धर्म मतलब कि स्टेट का कोई भी धर्म नहीं है, इंडिविजुअल के होते हैं, इस देश का नहीं है। जैसे पाकिस्तान है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ऐसा इंडिया नहीं कि हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है। यहां पर इंडिविजुअली जो करना है, जिस धर्म को मानो मानो, जिसको नहीं मानो ना मानो। कुछ लोग ऐसे आजकल आ गए हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट ले लिया है कि वो किसी धर्म या किसी जात के नहीं है। अभी हाल फिलहाल में नाम में लेडी का भूल गया, आप करंट अफेयर्स के रूप में याद रखना, मैं तो ढूंढ लेना, मैं उस लेडी का लड़की का नाम भूल गया हूं कि उसने सर्टिफिकेट लिया है और शायद पहली हुई है ऐसे कि जो इसने, ये सरकार सर्टिफाई कर रही है कि किसी धर्म को नहीं मानती, किसी जाति को जुड़ी हुई नहीं है, ये है। तो इस तरह के सवाल करंट अफेयर्स में पीसीएस में आ जाते हैं, ठीक है। अब समाजवादी सोशलिस्ट, यहां पे भारत की मिक्स इकोनॉमी है, ठीक है, प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है हमारी। अगर मैं बोलूं प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो इसका मतलब क्या होगा? अगर प्योर समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? और एक ही वो काम करेगा, जब प्राइवेट करेगा पब्लिक सेक्टर की कंपनियां होंगी। पब्लिक सेक्टर का मतलब है कि सरकारी कंपनियां होंगी, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर कंपनियां होंगी, सरकारी कंपनियां चलेंगी, तो मतलब जितना जो भी चीज मिल रही है सरकारी कंपनी दे रही है आपको। मतलब कि अगर जो आपका इंटरनेट है सिर्फ बीएसएनएल होना चाहिए था, जियो नहीं, एयरटेल नहीं, कुछ नहीं। लेकिन इंडिया में क्या है, मिक्स इकोनॉमी है, प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है, ठीक है। तो प्राइवेट जैसे कि टेलीकॉम में बीएसएनएल है तो पब्लिक हो गई, प्राइवेट जियो हो गई तो जी एयरटेल हो गई तो पब्लिक हो गई, और इंडिया में ज्यादातर है। अब इनके फायदे क्या है? प्राइवेट होने के फायदे क्या है, पब्लिक होने के फायदे क्या है? सब कुछ चीजों पे अपना कंट्रोल रहेगा इंडिया का, इसलिए पब्लिक किया उसको। देखो प्राइवेट का फायदा क्या है? प्राइवेट का मतलब होता है ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट। भाई जियो जब आया तो भाई आकाश अंबानी जी को नौकरी देनी थी, तो अंबानी ने 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। जियो वो स्टार्टअप है जो 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, तभी तो फ्री बैठा था कुछ ना शुरू 2 साल तो, ठीक है। अब वो कर सकता है कि पापा के पास पैसा है तो कर सकता है, कोई खराब नहीं है, ठीक है। तो 2 लाख करोड़ रुपए मार्केट में, इंडियन मार्केट में आए। अब जॉब क्रिएट हुई, सर्विसेज क्रिएट हुई, तो एक अपने आप में चीज हुई। तो प्राइवेट का मतलब है ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जब भी किसी देश को चाहिए होगा तो प्राइवेट सेक्टर लेगा, ठीक है। हमने पढ़ चुके हैं, एफडीआई पढ़ चुके हैं। एफडीआई विदेश से अगर पैसा आएगा हिंदुस्तान के अंदर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो एफडीआई कहलाया जाएगा। जैसे मान लो वॉलमार्ट हिंदुस्तान आता है, तो हिंदुस्तान जब आएगा तो वो जमीन खरीदेगा, अपना प्लांट लगाएगा, ठीक है, वेयर हाउस लगाएगा, उसके सॉफ्टवेयर होंगे, बैक ऑफिस मैनेजमेंट होगा कि किस तरह से चीजें कैसे रन करती हैं। तो वो सब चीजें भी हमें सीखने को मिलेगी। पैसा भी आया, जॉब क्रिएट भी हुई, वो सब कुछ टेक्नोलॉजी भी मिल गई हम लोगों को। क्योंकि वॉलमार्ट देखो ना, अमेजॉन के आने से, आप ये देखो, अमेजॉन के आने से फ्लिपकार्ट बना। बिन्नी बंसल जो थे, बंसल ब्रदर्स थे, वो पहले जॉब करते थे अमेजॉन के अंदर, ठीक है। वहां सीखा उन्होंने कि अमेजॉन काम कैसे करता है, एक वेबसाइट पे सामान बिकता कैसे है, और उन्होंने एक चीज एक्स्ट्रा कर दी जो फ्लिपकार्ट को फ्लिपकार्ट बना ले गया। बताओ क्या चीज कर गई? एक चीज एक्स्ट्रा कर गई, और वो था जब वो अमेजॉन में काम करते थे, तो अमेजॉन, ये बात हो रही है 2005, 6, 7 की बात हो रही है, ठीक है। अमेजॉन पर कुछ खरीदने के लिए सिर्फ क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल होना पड़ता था, मतलब सिर्फ क्रेडिट कार्ड का ही इस्तेमाल होगा। अब हिंदुस्तान में आज क्रेडिट कार्ड लोगों के पास नहीं है, 15 साल पहले क्या क्रेडिट कार्ड होंगे। और ये मैं कॉलेज में था तो मैं अच्छे से जानता हूं, मैं एक वेबसाइट है इंडिया टाइम्स, है ना, तो उससे भी मतलब वो चला करती, दूसरा तो बहुत बर्बाद हो चुकी है। तो मैं कहता कि क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे आम आदमी खरीदेगा। मैं चाहता हूं ये शर्ट मैं ले लूं, मैं खरीद नहीं पा रहा हूं, मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहता, और मुझे क्या लगता है कि यार मेरे
जो मैं सोच रहा हूँ वो भी बंसल ब्रदर्स भी वही सोच रहे हैं, ब्रदर्स नहीं है लेकिन वो मतलब बंसल्स हैं। उन्होंने जब फ्लिपकार्ट स्टार्ट किया उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए, एक डेबिट कार्ड वाला और सीओडी वाला, खासकर सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, और उससे फ्लिपकार्ट बन गया। फ्लिपकार्ट बना, मिंत्रा बन गई, अब तो बहुत सारे बन गए। सबने क्या सीखा? अब एक सीखा उससे सब कुछ आ गया। सेम चीज आप समझो वॉलमार्ट। वॉलमार्ट नंबर 1 कंपनी है, जो इस तरह की कंपनी है जो नहीं, जो कहते ना उसे सुपरमार्केट वाली, वो भाई उसके पास अपनी टेक्नोलॉजी होगी, किस तरह काम करना, किस तरह काम नहीं करना। क्योंकि ना आप समझो कि वॉलमार्ट की कहानी क्या है कि अमेरिका में वॉलमार्ट चलता है खूब, वहां पे स्ट्रीट दुकानें नहीं है, इस तरह की दुकानें नहीं कि जाए परचून की दुकान में गए जाके सामान लिया है, लो भैया 10 रुपए का सामान दे दो। वहां पर जाने के लिए आपको बकायदा कार जाती हो, उस वॉलमार्ट में जाओ, सुपरमार्केट में, और पूरा लेकर आओ। एक सिस्टमेटिक तरीका है। तो वहां पे शॉपिंग इसी तरह से होती है। अब क्या होता है कि वॉलमार्ट पूरे अमेरिका में है, लगातार परचेजिंग हो रही है, लगातार प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिक रहे हैं। अब मान लो कि मैं बोतल बनाता हूं, मान लो कि पानी की बोतल बनाता हूं, ठीक है, मैं वेंडर हूं। वॉलमार्ट खुद कुछ नहीं बनाता, वॉलमार्ट सिर्फ बेचता है, उसके प्रोडक्ट कुछ नहीं है। आपने बिग बाजार गए हो? बिग बाजार का अपना कुछ प्रोडक्ट नहीं है, सारे प्रोडक्ट कंपनीज के होते हैं, ठीक है, वो खाली बेच रहा है। तो वॉलमार्ट क्या करता है, वॉलमार्ट में जब सामान रखे होंगे तो इतने सारे स्टोर्स हैं, लगातार बिक रहा है। अब इसकी इंफॉर्मेशन रियल टाइम में तो मिलनी चाहिए जो मैन्युफैक्चरर है। भाई मान लो मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मेरी बोतल कितनी बिकी, कितनी नहीं बिकी, तो इसके रियल टाइम में भी तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। अब क्योंकि आदमी रात में बैठ के ये तो बैठेगा कि अच्छा कितनी बोतलें बिकी, 100 बोतलें बिक गई, कितनी बची हैं, और फिर वो हमें फोन कर रहा है या मैसेज कर रहा है, हम वो बोतलें बना के बेच रहे हैं, इसमें तो टाइम निकल जाएगा ना। उसमें जो एक्सपर्टीज वॉलमार्ट की है वो खत्म नहीं हो पाएगी ना। तो उन्होंने क्या किया, एक रियल टाइम सिस्टम बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया कि मुझे तुरंत अपडेट होता रहे। और वहां पे काम नहीं हो रहा वॉलमार्ट के साथ। वॉलमार्ट पे जो वेंडर हैं, एक तरह कहो कि दो धारी तलवार है कि नो डाउट वॉलमार्ट पे अगर आप रजिस्टर हो जाते हो तो आपके प्रोडक्ट बहुत बिकेंगे, लेकिन आपके पास इतना रिसोर्सेज होना कि जो वॉलमार्ट की डिमांड है उसको लगातार आप पूरी भी करते रहो। कि भाई 100 बोतलें गई तो 100 बोतलें का दूसरी 100 बोतल बनाने का आपके पास हो, कि अगर मान लो पैसा नहीं आया है वॉलमार्ट से तो भी आपको नेक्स्ट 100 बोतल बनाने का आपके पास खर्चा रहे, क्योंकि एक बार आप नहीं बना पाए और डिलीवर नहीं कर पाए तो फिर आप ब्लैक लिस्टेड। अब ये चीज आप देखो, इससे फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि बिग बाजार ने सीखा। एक और आजकल चल रहा है डी मार्ट, नाम सुना है? दिमानी नंबर 1 है डी मार्ट इस समय। अब कैसे बात बताऊंगा, लेकिन डी मार्ट उन्होंने सीखा। तो ये है एफडीआई, ये है एफडीआई कि जब ये लोग आएंगे तो पैसा भी लेकर आएंगे, टेक्नोलॉजी भी लेकर आएंगे, मैनेजमेंट भी लेकर आएंगे, सब कुछ लेकर आएंगे। इसीलिए हर देश एफडीआई को प्रेफर करता है कि एफडीआई आ जाए। लेकिन इसका उल्टा एक और क्या होता है, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जहां से उनको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वहां पे जाएंगे, बाकी निकल जाएंगे। जब यहां मिलेगा तो यहां पे आएंगे, वहां जाएंगे तो वहां चले जाएंगे, ठीक है। तो इंडिया में अगर ग्रोथ चाहिए तो एफडीआई जैसा है, और अगर मान लो सोशल सिक्योरिटी चाहिए, भाई ये भी रहना कि नौकरी भी तो मिले लोगों को। पुराने जमाने में क्या था, 60s 70s 80s तक आपने देखा होगा सरकारी जो डिपार्टमेंट होते थे वहां पर हर पोस्ट के लिए एक से ज्यादा लोग बैठे होते थे। जैसे कि मेरे घर की पानी की टंकी जो है ना, जो बड़ी टंकी होती है सरकारी जल निगम वाली, वहां पर पानी खोलने वाला होता है कि जो सुबह खोले 7 बजे, शाम को 7 बजे खोले, यही होता है। तो एक आदमी की बहुत है, कर सकता है, लेकिन वहां पर तब भी उस काम के 2-3 बंदे बैठे रहते हैं। तो हमेशा तो यार क्यों बैठते हैं ये लोग ऐसे? एक छोटा सा काम है उसके लिए भी 2 बंदे बैठा रखे, 3 बंदे बैठा रखे हैं। तो ये तो ओवर इस तरह के क्या अनएम्प्लॉयमेंट क्या बोलेंगे हम लोग, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वो पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल तो। लेकिन क्या था कि सरकार की स्ट्रैटेजी दी है कि भाई नौकरी दे पानी देते, प्राइवेट सेक्टर था नहीं 80s 70s 80s में, ठीक है। तो लोगों को जबरदस्ती भर देते थे कि कम से कम तनख्वाह मिलती रहेगी तो तुम्हारा परिवार चलेगा, तुम काम करोगे, हो पाएगा। ये तो प्राइवेट सेक्टर कहां से लेगा? अब क्या, जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ हुआ 90s के बाद, प्राइवेट सेक्टर आप देखोगे कि सरकारी नौकरी भी कम होने लगी।
ठीक है ना। तो इसके दो हैं, हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा फालतू वाला मैन पावर था उसे किनारे कर दिया, पहली चीज, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन एक बुरी बात भी है, सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, सबने एक मन बना लिया है, 4th क्लास नौकरियां आउटसोर्स की जाएंगी। समझ लो, 100 के सिवा, आज से नहीं 10 साल पहले से हर पार्टी ने सोच लिया है कि जो 4th क्लास है संविधा पे डाल दी जाएगी। मतलब प्यून हो गया या इस तरह की चीजें हो गई, वो सब संविधा पे जाएगी। इसलिए, और प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम नौकरियां ये छोटी नौकरियां ही होती हैं यार। आईएएस पीसीएस कितने लोग बनते हैं? पूरे पीसीएस यूपी में 600 लोग बनते हैं, पीसीएस 400-500 600 लोग बनते हैं। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए प्राइवेट सेक्टर चाहिए। तो ये एक बैलेंस चाहिए। या एक चीज और, रिजर्वेशन, सोशल सिक्योरिटी रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन आपने बोल दिया, अब तो ईडब्ल्यूएस भी आ गया। अब एससी को दे रहे हो, एसटी को दे रहे हो, ओबीसी को दे रहे हो, हमारे यूपी में तो और लड़कियों को भी है ईडब्ल्यूएस। दे तो दिया, जाएंगे कहां? कहां करेंगे? सरकार पर जियो में करोगे क्या? तो आपको कुछ तो नौकरी देनी पड़ेगी ना। तो यहां पर है ये चीजों को लेकर, ठीक है। तो ये बैलेंस भी जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलो इसमें और पढ़ेंगे डिटेल में, यहां फिलहाल देखते हैं। अच्छा, आर्टिकल 39 से हम बाद में देखेंगे जब उसको पढ़ेंगे, हम अभी आते हैं। देश के भौतिक संसाधन, फिजिकल रिसोर्सेज का यथासंभव समानता के आधार पर विद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, और धन का सेकेंडरी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ कुछ ही हाथों तक सीमित नहीं रहेगा। यह है सोशलिज्म। क्या बोल रहा है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। ये नहीं कुछ लोगों को ही पैसा मिल जाए। अब दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में एक व्यक्ति ऐसा है जो हिंदुस्तान से ज्यादा तरक्की कर रहा है। उनकी एक दिन की इनकम हिंदुस्तान की इनकम, एक दिन की इनकम से ज्यादा है। अब ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा मैं नहीं बताऊंगा कि कौन है, ठीक है। आप लोग तो बता सकते हो, तो क्लास में हो, समझ गए ना आप। तो उनकी एक दिन की इनकम हिंदुस्तान की एक दिन की इनकम से ज्यादा है। तो ये क्या हो रहा है? ये गलत हो रहा है। ये सोशलिज्म पैटर्न तो नहीं है, ये कैपिटलिस्ट पैटर्न है, पूंजीवादी वाला पैटर्न है, जिसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा, उसका रिस्क ज्यादा, उसका प्रॉफिट ज्यादा। लेकिन हमारा समाज में सोच क्या बोलता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला पंथ निरपेक्ष सेक्युलर राष्ट्र कौन है? अमेरिका। अमेरिका बसा ही है यार, वो तो माइग्रेशन के साथ थोड़े इधर के आए, थोड़े इधर के आए, थोड़े इधर के गए, सब मिक्स बनाकर अमेरिका बना दिया, ठीक है। यूरोप में जब अत्याचार हुआ, यूरोप के अंदर, अभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे इसको, और जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद या उसके आसपास, उससे पहले जो फ्री थिंकर्स थे, जब जितने ज्यादा बोलने वाले होते हैं, तुम कहते हैं यार तू बहुत बोला, पाकिस्तान चले जा, ऐसे नहीं बोलते थे। कोई अगर कुछ अलग बात बोल दे तो पाकिस्तान भेज देते हैं। तो उस समय भी कुछ ऐसा था कि यूरोप में जो राजा के खिलाफ बोल रहे थे, या जो स्टैब्लिश्ड वहां की जो मानसिकता थी उसके खिलाफ बोल रहे थे फिलोसफर, उन सबको भगाया गया। तो ये भाग के चले गए अमेरिका। अमेरिका एक नया देश बना था, किसने? कोलंबस ने खोजा था, ठीक है। और आप एक चीज बता, देखिए हैरान हो जाओगे, हैरान नहीं होगे, मतलब एक बात कह रहा हूं, मान लो ये अमेरिका है, अच्छा मैप नहीं बना पाता हूं मैं, ठीक है, और एक यूरोप है ये। आप देखोगे कि बहुत सारे जो लोग गए वो इस यहां पर आ गए। तो ये ईस्टर्न कोस्ट जो रहा है अमेरिका का, सबसे पहले डेवलप हुआ था। उसके बाद बवाल हुआ तो ये वेस्ट की तरफ गए, पता लगा सोना यहां पर, तो सोने की खोज में ये लोग ट्रेवल किया था यहां से। पहले ही ईस्टर्न कोस्ट, क्योंकि यहां से ट्रेवल पास पड़ता था। और एक सवाल ज्योग्राफी का मैंने पहले को बता रखा है कि सबसे ज्यादा एक्टिव वाटरवे कौन सा है? अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक सबसे ज्यादा। क्यों? यूरोप और अमेरिका के बीच में होता है ट्रेड, तो शिप बहुत जाया करती हैं, अमेरिका टू यूरोप, यूरोप टू अमेरिका। तो सवाल आया हुआ पीसीएस प्री में कि सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सा रास्ता है ये पानी वाला? तो नॉर्थ अटलांटिक सवाल आया हुआ है। समझ में ना क्यों आया हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं हर चीज इंटरकनेक्टेड है, आइसोलेशन में नहीं पढ़ाई करना, इंटरकनेक्शन, तभी तो मजा आएगा पढ़ाई करने का। तब मजा भी आएगा, समझोगे भी, सीखोगे भी और परफॉर्म भी कर पाओगे। रट्टा नहीं मारना। अब भारत का पहला विश्व का पहला पंथ निरपेक्ष कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका पहला रिटर्न संविधान भी है, रिटर्न संविधान भी है, ठीक है। उससे पहले ब्रिटेन आज तक रिटर्न संविधान नहीं है ब्रिटेन का। ब्रिटेन को लेकर दो चीजें हैं, रिटर्न नहीं है, मतलब लिखित नहीं है, और दूसरा वो रिपब्लिक भी नहीं है। ब्रिटेन लिखित संविधान नहीं है एक चीज, और रिपब्लिक भी नहीं है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक नहीं है। समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा मान लो संविधान नहीं है तो चलता कैसा देश फिर? अगर ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं है
तो फिर चलता कैसे है? के नाम तो भाई संविधान भले ही ना हो, बाकी कानून तो बने ही हुए ना, हर काम के लिए हर कानून बने हुए हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, और एक होता है एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स। अंग्रेजी में कहता है एस्टैब्लिश्ड नॉर्म का मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें लिखी नहीं होती हैं, कुछ चीजें चलती हैं, होता है। अब घर में किसी घर में पापा अगर जल्दी उठ जाते हैं 6 बजे, तो सभी बच्चों को 6 बजे उठना पड़ता है भाई, लिखित नहीं है, उठना पड़ेगा, मानना पड़ेगा सबको। तो कुछ जो क्योंकि ब्रिटेन ज्यादा मॉडर्नाइज रहा भाई, काफी समय से वो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम रहा है उसको वो रहा है, तो वहां पे स्टैब्लिश ना हो कि हाँ ये करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, एक वहां पे एक ट्रेडिशन है, एक ट्रेडिशन है। हमारे देश में भी कुछ एक ऐसी जगह है, पार्लियामेंट में भी कुछ ट्रेडिशन होते हैं कि मतलब जो अभी पढ़ाऊंगा, जब आपको कमेटीज पढ़ाऊंगा तभी आएगा कि कुछ वहां लिखित में नहीं था, लेकिन वो ट्रेडिशन मान लिया गया कि हाँ चलो भाई ऐसा होना चाहिए, अच्छी लग रहा है, ठीक है। तो अमेरिका क्या आ गया, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सोवरेनिटी। पढ़ा चुका मैं आपको, फैसला लेना। ये सब क्वेश्चन है, ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर लाइन में लिख दिया मैंने, खाली इसको मैंने समझाने के लिए। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितने बार संशोधन किया है? सिर्फ एक बार, 76 में। भारत में गणतंत्र है, इसका मतलब है भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो वंशानुगत नहीं होगा, इलेक्टेड होगा वो, यही तो रिपब्लिक का मतलब है। चलिए, संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में अपने नागरिकों को कौन कौन सा न्याय सुनिश्चित करता है? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पढ़ चुके हैं। प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन सी लिबर्टी करती है? विचारों की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। थॉट, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। चलिए, किस वाद में, अब इंपॉर्टेंट है, हम किस वाद में सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया? एक SR बोमई केस है ये कर्नाटक के सीएम रह चुके थे, ठीक है। इनका कुछ मसला हुआ था, तो उसमें जजमेंट जो आया था उसमें आया था कि पंथ निरपेक्षता जो है संविधान का आधारभूत ढांचा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपको मैच द फॉलोइंग का सवाल आ जाएगा, मैच द फॉलोइंग सवाल, तो हमेशा SR बोमई केस आएगा, तो समझना सेक्युलरिज्म, ठीक है। अंग्रेजी पढ़ लूं मैं क्या? SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 was a landmark judgment of Supreme Court of India where the court discussed at length provisions of Article 356, यानी कि इमरजेंसी का प्रावधान, प्रेसिडेंट रूल लगातार वहां पर कर्नाटक पे, उसके ऊपर बात चल रही थी। प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रिलेटेड इश्यूज, दिस केस हैड ह्यूज इंपैक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन। अब राष्ट्र शासन का मतलब क्या है? अब सेंटर में सरकार अलग है, अलग पार्टी की, स्टेट में अलग पार्टी की सरकार है, तो पहले क्या होता था कि गवर्नर की रिपोर्ट पर सरकार गिरा दी जाती थी, ठीक है। ये पहले बहुत होता, अब थोड़ा कम हो गया है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर है, और आर्टिकल 356 के ऊपर है। द जजमेंट अटेम्प्टेड टू कर्ब ब्लैंक मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच अलाउड प्रेसिडेंट्स रूल टू बी इंपोज्ड ओवर स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जिस तरह से आंख बंद करके राष्ट्र शासन लगा दिया जाता है, उस चीज को रोकने की बात की गई इस केस में, SR बोमई केस में हुआ, जिसके अंदर एक और जजमेंट आया कि सेक्युलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो दो चीजें आपको यहां से दिख के आ रही हैं कि अगर SR बोमई केस आ जाए तो दो चीजें देखोगे, पहला कि सेक्युलरिज्म वाला, और दूसरा सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर आ गया। कुछ भी हो सकता भाई, सिविल सर्विसेज है, जरूरी नहीं कि जब सोच रहे हो देख रहे हो वही पूछेगा, ठीक है। यहां ले लो सेंटर स्टेट रिलेशन, लिखो सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना अभी तक? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं है? चलो पानी पी लिया। याद करना है सब कुछ, ठीक है। अब यहां पर कुछ फैक्चर और है। संविधान सभा ने 26 नवंबर को भैया अंगीकृत किया प्रियम्बल को, इसलिए हमने क्या बना दिया? लॉ डे, विधि दिवस, फैक्चुअल, ठीक है। अच्छा, भारत के संविधान को किसने विश्व सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान का है? सर आइवर जेनिक्स। ये मैंने कहा ना, स्टेटमेंट वाले सवाल जो आते हैं वो उस तरह के हैं। ये सब एक्सपर्ट रह चुका है, जब संविधान बना सबने कहा कि भैया, सबने अपने अपने एक्सपर्ट राय दी, तो सर आइवर जेनिक्स ने कहा कि सबसे बड़ा और बहुत ही डिटेल में है, और अच्छा है भी बहुत डिटेल में, हर एक चीज लिखी है। इतने संविधान लंबे लंबे होते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया ने सही काम किया, डिटेल में बनाया, क्योंकि यहां पर ना जितना ज्यादा मसले हैं ना, ठीक है, वो उतना अच्छा है कि वो लिखित में लिख, उसके इतने डिटेल में होने के बावजूद भी मसले चलते रहते हैं। शुरुआत में मूल संविधान के अंदर कुल कितने अनुच्छेद हैं, अनुसूची हैं और पार्ट हैं? 395 अनुच्छेद हैं, 9-8 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। भाग का मतलब क्या होता है?
यानी कि चैप्टर समझ लो, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3। तो पहले चैप्टर में हमारा स्टेट्स आ गया, 2 चैप्टर में सिटीजनशिप आएगा, तीसरे में फंडामेंटल राइट्स आएगा। तो चैप्टर समझ लो, तो 22 भाग हैं। कुछ 395 आर्टिकल्स शुरू में रहे थे, आर्टिकल 1 2 3 4 ऐसे ना, तो अब वो बढ़ के बहुत सारे 450 के आसपास पहुंच गए हैं, ठीक है। और 8 अनुसूचियां थी, यानी कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो जिनको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अनुसूची बनाई, शेड्यूल बनाया गया है, ठीक है। तो पहले 8 थे, अब बढ़ के 12 हो गए, ठीक है। तो अलग अलग, जैसे कि हम पढ़ेंगे म्यूनसिपैलिटी, हम पढ़ेंगे पंचायत, ठीक है। तो उनको कुछ बातें जो है वो शेड्यूल में डाल दी गई हैं इसके अंदर, तो वो हम जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो फिलहाल देखिए, मूल में था 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अब हो चुका है 22 भाग, 450 अनुसूचियां के आसपास, और 12 अनुसूचियां और 450 के बाद आर्टिकल्स है, ठीक है। चलो, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अब इसमें थोड़ा सा नवी अनुसूची, चलो वैसे अनुसूची पढ़ेंगे डिटेल में, तब इसको पढ़ेंगे, लेकिन कि नवी अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन का जोड़ दी गई थी, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में हम लोग। 11वीं 12वीं जोड़ी गई है 73 74 में, जब हम पढ़ेंगे पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के बारे में। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं लेके आऊंगा। चलो, भारत की कैसी शासन प्रणाली है? पार्लियामेंट्री है, संसदीय प्रणाली। कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। अमेरिका और इंडिया के सिस्टम में क्या डिफरेंस है? पार्लियामेंट स्टाइल में क्या डिफरेंस है? 2018 का मेंस का सवाल है ये, 2018 मेंस। अमेरिका और इंडिया के पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ सिस्टम में क्या फर्क है भाई? किस तरह के इलेक्शंस होते हैं, किस तरह के होता है? तो वहाँ डायरेक्ट होता है, और चलो बताओ। वहाँ पे जो स्पीकर होती है व्यक्ति, देखो, हम लोग यह वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लोग जो हैं वो इलेक्टोरल जो हैं वो राष्ट्रपति को सीधे वोट डालते हैं। इलेक्टोरल जो होते हैं, पब्लिक भी इलेक्टोरल्स को देती है, और इलेक्टोरल्स जो है वो डालते हैं उधर। हमारे देश में हम लोग एमपी को चुनते हैं, और हमारे एमपी आके प्रधानमंत्री चुनते हैं। डायरेक्ट प्रधानमंत्री का इलेक्शन डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं चुनते। प्रधानमंत्री का मतलब है लीडर ऑफ लोकसभा। प्रधानमंत्री का मतलब लीडर ऑफ लोकसभा है। हम सीधे मोदी जी भी एक एमपी हैं, मोदी जी भी एक एमपी हैं। जब हम पहुंचे तो सबने कहा कि भाई मोदी जी, और वो प्रधानमंत्री बना दिया, ठीक है। पहले दिन से नहीं लड़ेंगे वो ऐसा प्रधानमंत्री। अच्छा, सवाल ये है कि क्या कोई व्यक्ति, जैसे आपकी बात कर रहा हूं मैं, क्या आप राइट नाउ अभी प्रधानमंत्री बन सकते हो? बन सकते हो राइट नाउ अभी? बताओ, यस या नो? कुछ जिन्होंने यस कहा, तो ठीक है, जिनकी शक्ल देखी, चलो बताओ कैसे बन सकते हैं? राइट नाउ कैसे बन सकते हैं अभी तुरंत? अगर मोदी जी कहे कि बेटा मैं थक गया हूं, तो मैं आराम, अब तुम बन जाओ प्रधानमंत्री, तो तुरंत, मतलब अभी जो जिस हालत में हो, तो बन सकते हो नहीं बन सकते हो? बन सकते हैं। कमिटी छोड़ो, बन सकते हो नहीं बन सकते हो? बन सकते हैं भाई। सीएम बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? तो प्रधानमंत्री बन सकते हो। सीएम राबड़ी देवी बनी कि नहीं बनी? और रोटी पका रही थी, ठीक है, रोटी पका रही थी। लालू जी को जेल होने वाले 4 केस में, तो लालू जी ने बोला कैसा है कि अब मैं तो जेल जा रहा हूं, एक काम करते हैं, तुम बना दो, राबड़ी जी को बना दो। और राबड़ी जी में रोटी पकाते पकाते प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गई। टेक्निकली सही था, कोई गलत नहीं है। एक ना वेब सीरीज आई हुई है महारानी, देखना, उसके अंदर बिहार वाली है, ठीक, पहला पार्ट उसका वही है। देखो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मिनिस्टर हो, मिनिस्टर की बात भी करते हैं, मिनिस्टर, सीएम, पीएम, कोई भी हो, आप राइट नाउ बन सकते हो। शर्त यह है कि आपको 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना पड़ेगा। लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है आपके लिए। बस 6 महीने आपको मिलेंगे। जब योगी जी पहली बार बने सीएम, उस समय वो एमपी थे, एमएलए नहीं थे, एमएलए एमएससी नहीं थे, ठीक है। तो जब बन गए, बनने के बाद अच्छा हुआ क्या था, उस समय राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था, आई थिंक समथिंग कुछ ऐसा था, राष्ट्रपति चुनाव होने वाला था, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी वोट डालते, तो एमपी की वेटेज ज्यादा होती है। तो योगी जी पहली बार जब बने थे, तो उस समय वो एज अ सीएम बन गए, ठीक है। अभी उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया, अभी उन्होंने एमएलए का एमएससी का नहीं लिया, वो बन के काम कर रहे हैं। 2 महीने के बाद उनको चुनाव होना था राष्ट्रपति वाला, उन्होंने राष्ट्रपति वाले चुनाव में एज अ एमपी वोट डाला, ठीक है। उसके बाद रिजाइन किया एज एमपी पोस्ट से, फिर जाके एमएलसी, आई थिंक एमएलसी तो बने ना, वो एमएलसी बन गए जाके। 6 महीने का समय मिलता है। 6 महीने बाद फिर इलेक्शन होगा एमपी का, फिर
6 महीने के अंदर आप चाहे तो आप बाईपोल इलेक्शन या मिड टर्म इलेक्शन, या बाईपोल होता है, मिड टर्म तो नहीं होगा, बाईपोल इलेक्शन करके आ जाओ, या किसी राज्यसभा अगर उसके बाद करें तो वहां पर, या एमएलसी के पद में आके वहां पर एंट्री कर जाओ, किसी भी तरह से बन जाओ। कहने का मतलब ये है। और जैसे कि अभी क्या हुआ था केस ममता बनर्जी, अब टीएमसी और बीजेपी में घमासान लड़ाई हो रही है, कहां पे है? वेस्ट बंगाल में। अब इत्तेफाक देखो कि ममता बनर्जी से बीजेपी को हरा दिया, लेकिन अपनी वो सीट हार गई, अपनी सीट हार गई। शुभेंदु क्या नाम है उनका, भूल गया नाम उनका, जो हरा दिया उसने, ठीक है। अब खैर अब वो सीएम तो बनना ही था, तब वो सीएम, लेकिन सीएम बनी, उसके बाद विद इन 6 मंथ इसी बीच में कोई एक ऐसी जगह थी, वहां से किसी जो बंदा जीत के आया था, अपना बंदा, उसको रिजाइन करवाया और फिर वो जाके इलेक्शन लड़ा उन्होंने, वो जीत के आ गई। 6 महीने मिल गई है। ऐसा होता भी है, ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब आप कि कोई मतलब कि बहुत सारे सिटिंग सीएम और पीएम हारे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हारते, हार जाते हैं। होता क्या ना, अब ममता बनर्जी ऐसे लोग क्या होते हैं, पूरा सब कुछ उन पर डिपेंड होता है। अब सबको देखते देखते वो अपना ख्याल रख नहीं पाते हैं, अपनी सीट ख्याल नहीं रख पाते हैं सब। अच्छा ऐसे लोग होते हैं कि यार जीत तो जाएंगे ही, तो जो उनके अपने सपोर्टर होते हैं ना, वो कभी वोट डालने जाते भी नहीं है। अरे ममता बनर्जी हमारे जब सीएम बन रही है तो यहाँ से एमएलए नहीं बन पाएंगे क्या? तो कोई दूसरे को कह देता है कि चलो बगल वाला चला जाएगा, आज धूप बहुत हो रही है, आज पानी हो रहा है, आज मन नहीं कर रहा, सो रहे हैं, वोट जो वोटर जाता नहीं है। इसीलिए वोटर को निकाल कर वोट डलवाना बहुत जरूरी होता है। सपोर्टर अलग होता है, सपोर्टर को वोटर में बनवाना भी एक अपने आप में प्रोसेस है। चलिए फिर जैनिंग साहब ने क्या बोला कि भाई संविधान तो विस्तृत होने का इसका दुर्गुण है और वकीलों का स्वर्ग कहा, स्वर्ग है, ठीक है। वकीली थे हमारे देश में जिन्होंने बनाया है। हमारे संविधान की भाषा बहुत टेक्निकल है, हमारे संविधान की भाषा बहुत टेक्निकल है, क्योंकि जो बनाने वाले थे वो मैक्सिमम उसमें वकील हुआ करते थे। सारे तो वकील हैं यार, कौन वकील नहीं है उसके अंदर? वो अम्बेडकर, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ये सब वकील हैं इसके अंदर, मैक्सिमम तो वकील हैं, ठीक है। और इसलिए बहुत टेक्निकल भाषा है। टेक्निकल होने के कारण मतलब अब वो तो हम लोगों की आदत पड़ गई पढ़ते पढ़ते, लेकिन आम आदमी को पल्ले नहीं पड़ती है। तो जैनिंग ने बोला ब्रिटेन से लिया भाई हमने, भारतीय संसदीय प्रणाली ली है ब्रिटेन से, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति किसके समान है? ब्रिटेन के सम्राट के समान है। अब तो हमारे हो गए किंग चार्ल्स। आपको पता है महारानी जब एक्सपायर हुई तो चार्ल्स बने। अब चार्ल्स बनने का मतलब 2 दिन है, अब वहां के जो करेंसी है उस नोट पे, नए नोट जो बनेंगे उसमें चार्ल्स की फोटो आ गई। यहां तक कि नेशनल एंथम भी चेंज हो गया है। नेशनल एंथम में लॉन्ग लिव द क्वीन था, अब लॉन्ग लिव द किंग हो गया है। तो वो नोट नहीं चलेंगे फिर? चलेंगे, मोदी जी वाला नहीं है, चलेंगे। मोदी जी नहीं वहां पे, मतलब ऐसा होता, वहां के रूल है, सिस्टम है, ठीक है। जब भी कोई नया जो पद पे आता है तो उसके अब जो आएगा वो नया फोटो बनेंगी, उसमें आएंगे। और यहां तक नेशनल एंथम भी चेंज कर दिया उन्होंने, चलता है वहां पे। हमारे देश में तो खैर नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल काम है। वंदे मातरम और चल रहा है, बताइए तुम लोगों का कहानी। वंदे मातरम और जनगण मंगल, ठीक है, नेशनल। तो इसके नेशनल एंथम बनने की बड़ी वो है। अभी जो फिलहाल रिपोर्ट ये है कि दोनों को इक्वल कर दिया, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को बराबर का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन इसमें जनगण मंगल नेशनल एंथम क्यों बन गया, इसके पीछे छोटी सी कहानी है। कहानी ये है कि देश आजाद हुआ, ठीक है। नेशनल एंथम मतलब उस समय तक जनगण मंगल भी 1911-12 से गा दिया गया था, वंदे मातरम चल ही रहा था। अब फैसला यह करना था कि किसको हम बनाएंगे, मतलब नेशनल एंथम जनगण मंगल बनाया जाएगा कि वंदे मातरम बनाया जाएगा, इसके ऊपर डिबेट चल रही थी और मंथन चल रहा था। अब हुआ ये कि पहले तो फैसला किया ही नहीं गया, कंफ्यूजन। 1947 आ गया, आजाद हो गया, ठीक है। अभी तक फैसला नहीं हो पाया कि क्या है। देखो देश आजाद हो चुका है और अभी तक नेशनल एंथम हमारा पता नहीं है हम लोगों को। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो इंडिया के डिप्लोमेट्स बाहर रहते हैं, मतलब अलग अलग कंट्री में डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने कंप्लेन नेहरू जी के पास भेजी कि नेहरू जी ऐसा है कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि जब हमारा कोई ऑफिशियल चीज होती है तो हमारा नेशनल एंथम तो होता ही नहीं है, तो प्लीज आप जल्दी से इसको फाइनल कर दो। अब नेहरू जी के पास बड़ी समस्या कि क्या करें, इसको करें उसको करें। तो कई बातों को कंसिडरेशन करते हुए अंत में ये हुआ
कि चूंकि पटियाला जो स्टेट ऑफ पटियाला है वहां का जो मिलिट्री बैंड था उन्होंने जनगण मंगल की धुन बना दी थी। जनगण मंगल की धुन जो है वो क्रिएट कर दी थी और वो अच्छी लग रही थी। देखना, समझना इस बात को, बड़े बड़े फैसले कैसे कैसे चीजों पे हो जाते हैं, समझना इस बात को कि स्टेट ऑफ पटियाला के मिलिट्री बैंड ने जनगण मंगल की धुन बनाई, ठीक है, और जो कि इजी टू प्ले थी, यानी कि आसानी से वो प्ले हो पा रही थी। वहीं जो वंदे मातरम में थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो रहा था और ज्यादा उसको उस एक्यूरेसी में जाने के लिए ज्यादा स्किल्ड म्यूजिशियन चाहिए थे। पहला देखो कि जनगण मंगल आसानी से बज पा रहा था और वंदे मातरम आसानी से बज नहीं पा रहा था, एक केस, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये था कि जनगण मंगल नेहरू चाहते थे कि किसी भी तरह से जो नेशनल एंथम है वो 50-55 सेकंड में खत्म हो जाए, 50-55 सेकंड के अंदर खत्म हो जाए, वो चाहते थे। तो इसमें इन दो बातों का जब कंसीडरेशन किया गया तो नेशनल एंथम हमारा जनगण मंगल बन गया। और कोई किसी को अपमानित करना या सम्मानित करना या फलाना ढिमाना कोई नहीं है, अब चूज करना है तो करना है। अब दो चीजों, जैसे कि अभी एक ना, जब सिरिल रेडक्लिफ साहब ही बोल रहा हूं मैं प्यार से, कि उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, कहते कि अच्छी बात, बड़ी अजीब सी बात बोली कि मैं लाहौर को इंडिया में देने जा रहा था। लाहौर इंडिया में आ चुका था क्योंकि लाहौर के अंदर 50% जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू और सिख थी, जिनकी 80% प्रॉपर्टी पे राइट वो था, क्लेम था 80%, यानी कि जो रईस लोग थे वो हिंदू और सिख हुआ करते थे। लेकिन लाहौर चला गया पाकिस्तान में, क्यों? सिर्फ एक कारण था कि कोई भी बड़ा शहर पाकिस्तान के पास नहीं था, तो एक बड़ा शहर देने के लिए लाहौर को कर दिया गया। अब इससे ही क्या हुआ कि जो इतने रईस लोग जो थे वो जब इधर मूव किए, ठीक है, इंडिया की तरफ आए अपना प्रॉपर्टी छोड़ के, तो कितना नुकसान हुआ, ठीक है। और दंगे हुए बीच में, सब भाई पंजाब में ही तो हुआ, बवाल हुआ है, और कहां बवाल हुआ है। तो आप देखो कि फैसले कि बड़ा शहर दे देंगे, कलकत्ता तुम्हें दे दिया तो हम लाहौर पाकिस्तान को दे देंगे, तो कितनी बड़ा इंपैक्ट डाला। और वही जनगण मंगल देख लो कि 50-52 सेकंड में खत्म हो जाए और आसानी से बच जाए, क्योंकि उस समय वो डीजे का टाइम नहीं है, उस समय वो रिकॉर्ड नहीं होता, वहां पे लोग गाते थे, लोग इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, बजाते थे, तब जाके हो पाता था। तो ये सब चीजें समझनी जरूरी है, ठीक है। लेकिन हाँ, दोनों की चीजें की इंपॉर्टेंस है। और नेशनल एंथम जो है वो किसने बन लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उनका पहला स्टैंजा ही लिया गया है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का उन्होंने अमार सुनार बांग्ला भी लिखा है, बांग्लादेश का। और तो और जो श्रीलंका का जो नेशनल एंथम है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के चेले ने लिखा है, चेले ने मतलब शिष्य ने लिखा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर देखो कितना बड़ा आदमी है, कि मतलब कितना इंपैक्ट है रविंद्र संगीत जो होता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है पहले एशियन है जिनको नोबेल मिला गीतांजलि के लिए। चलिए, और गीतांजलि से नाम आ रहा है तो गीतांजलि एक गीतांजलि श्री भी है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। कौन सी किताब का नाम है? ओरिजिनल किताब लिखी है रेत समाधि, रेत समाधि ओरिजिनल किताब है हिंदी में, जिसका ट्रांसलेशन है द टॉम्ब ऑफ सैंड, और टॉम्ब ऑफ सैंड को मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। समझो, बुकर प्राइज दो हैं, मैन बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है वो ट्रांसलेशन वाले उसको मिलता है, जो किताबों ट्रांसलेट होकर आती हैं उसको मिलता है। ये समझना फर्क, क्वेश्चन यहीं पे गड़बड़ होते हैं, ठीक है। चलिए, भारत का सवाल है, भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और अमेरिका का प्लान कैसी है? प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ इलेक्शन। अब सवाल बाकी 2018 में जो मैं मेंस का आया था कि फायदा क्या है। अच्छा, आपको लगा देश में प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ इलेक्शन होना चाहिए कि प्रधानमंत्री वाला होना चाहिए? अब इसमें वैसे डिटेल में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन दोनों के अपने प्लस एंड माइनस हैं, कोई ऐसा वाली बात नहीं है, ठीक है। 12:30 हो गया। अब थोड़ा सा देखो, अब भारत संविधान के ऊपर इफेक्ट ऑफ वेरियस कंट्रीज ऑन आवर क्वेश्चन, कि हमारे संविधान के ऊपर कुछ विदेशों का प्रभाव भी है। देखिए, हमारे जो नेता है ना, हम लोग लकी हैं कि हमारे पास बड़े लकी अच्छे नेता रहे हैं, जो नॉलेज वाले, जानकारी वाले थे। उनको पता था कि दुनिया में क्या हो रहा है, वो पढ़ते थे कि दुनिया में क्या हो रहा है, कि अमेरिका में क्या हो रहा है, आयरलैंड में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है। पढ़े लिखे आदमी, आज की तरह नेता नहीं थे कि दबंगई चला रही है, ठीक है।
तो अब क्या था कि जब संविधान बनाने की बारी आई तो उन्होंने अलग अलग जगह से चीजों को इकट्ठा किया और अपने हिसाब से उनको लिखा, अपने हिसाब से। आप इसको कट कॉपी पेस्ट नहीं बोलोगे कि भैया सब कुछ कट कॉपी पेस्ट मान लिया, तो ऐसा नहीं है। कुछ रूल्स, अगर जैसे मान लो कि न्यूटन ये बोले कि ग्रेविटी मैंने ढूंढी है, ठीक है, तो क्या सिर्फ इंग्लैंड वालों का कब्जा है क्या उसके ऊपर कि हम न्यूटन से रूल वो नहीं फॉलो कर सकते? क्या हम भी कर सकते हैं? कि ये क्या है, ये जनरलाइज है, सबके लिए हैं, यूनिवर्सल हैं। अब इक्वालिटी की बात करते हो, इक्वालिटी बोले अमेरिका ने पहले हमने लिख दिया तो क्या हम हमारा ही इक्वालिटी हो गया, या लिबर्टी हमारी हो गई तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हो गया तो हमारा ही हो गया? ऐसा नहीं है। ये तो जनरल चीजें हैं जो आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो, हर आदमी अपने संदर्भ में इस्तेमाल कर सकता है। तो इंडिया ने भी अपने जो अपना अच्छा लगा उसको हमने अपने तरीके से लिया है। सवाल ये बनेगा कि कहां से हमने क्या लिया है, ठीक है, सोर्स क्या है। तो ब्रिटेन आ गया, तो ब्रिटेन ने पहला है संसदीय शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ सिस्टम। सवाल पूछ लेगा आपसे कहां पे आता है, तो ये आ गया संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन से लिया है। फिर है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर टुवर्ड्स लोकसभा, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तराधिकार यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है, बहुत आसान भाषा में, तैरेंगे भी साथ में, डूबेंगे भी साथ में, तैरेंगे भी साथ में, डूबेंगे भी साथ में। मतलब कि मान लो मोदी जी के किसी मिनिस्टर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए कि भाई मान लो राजनाथ सिंह ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पूरा विपक्ष जो है वो विरोध में आ गया, ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव आ गया कि हम अपने हमारे डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ हमें विश्वास नहीं है, और वो पारित भी हो गया, यानी प्रपोजल जो है पारित हो गया, पास हो गया, तो इसका मतलब राजनाथ नहीं जाएंगे, सब जाएंगे, कोई सरकार, मतलब इसका मतलब ये होता है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैबिनेट की पूरी की, सब मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ना स्पीकर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अभी डिबेट बढ़ेंगे कि बहस करना और एक है बहस करना और वोट कर डालना, तो स्पीकर डिसाइड करता है कि किस मुद्दों पर बहस होगी और किन मुद्दों पर बहस के बाद वोटिंग होगी। विपक्ष हमेशा सोचता है कि ऐसा हो जाए कि बहस हो जाए, वोटिंग बढ़ जाए, कि तुक्का लग जाए, और ये फैसला स्पीकर करता है और स्पीकर का फैसला अंतिम होता है। इसलिए स्पीकर को हर पार्टी चाहती है कि स्पीकर उनका बंदा होना चाहिए। अब एक स्पीकर की कहानी सुनाएंगे बड़ी अच्छी। चलिए, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता है और वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास है, यानी कि जो राष्ट्रपति है उसके पास फॉर्मेलिटी वाली पावर है, यहां बोला गया है, बट रियल पावर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखो ये शब्द समझो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, रियल पावर किसके पास है? काउंसिल ऑफ। मैंने मोदी जी का नाम तो नहीं लिया, मैं यहां तो लिखा नहीं, पीएम लिखा, वर्ड क्या है ना, वर्ड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद क्या होता है? मंत्रिपरिषद में कौन कौन आते हैं, समझ लो इस बात को। क्या देखो, दो तीन शब्द हैं, एक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक है कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, हाँ छोटे, हाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो है जिसमें सभी प्रकार के मिनिस्टर्स आ जाएंगे, छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े उल्टे ऊपर सारे तरह के मिनिस्टर, जिसके आगे मिनिस्टर लिखा हुआ है वो सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो कि 15% ऑफ लोकसभा से 15% ऑफ लोकसभा सीट, कितने? 15% ऑफ लोकसभा, इतने ही हो सकते हैं, जो कि लगभग 84 के आसपास होते हैं, है ना, आसपास 84 के आसपास होंगे, 15% है। ये सवाल पूछते हैं आपसे, ठीक है, 15% ऑफ लोकसभा। अब इसके अंदर कुछ मोदी के बड़े खास भी होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ एक्सपीरियंस लेने वाले होंगे, एक है स्वतंत्र प्रभाव वाले होते हैं कि उनको मिनिस्टर बना दिया गया पर डिपार्टमेंट नहीं दिया गया, इनको बोला जाओ अलग अलग डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस लो। जब भी आप न्यूज में सुनोगे कि स्वतंत्र प्रभार का बन गया है, ठीक है, इसका मतलब है कि उसको एक्सपीरियंस लेने के लिए मिनिस्टर बना दिया है, जहां पे जरूरत हो रही है उसको वहां भेज दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब है कुछ खास लोग जो बिल्कुल मोदी जी से चिपके हुए हैं, समझ लो, कह लो, ठीक है, सारे फैसले ले रहे हैं। एक तो काउंसिल मिनिस्टर में सारे तरह के सभी तरह के मिनिस्टर आ जाएंगे, लेकिन जो खास कुछ 7-8 होते हैं जिनको कैबिनेट बोलते हैं। जब मोदी जी बोलते हैं यार बताओ यार पाकिस्तान बहुत बदतमीजी कर रहा है, क्या करना चाहिए, तो राजनाथ सिंह खड़े होंगे बगल में, अमित शाह खड़े होंगे, निर्मला सीतारमण हैं, गडकरी नहीं है, नहीं आपका वो, अरे आपका फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी हैं, तो 4-5 चाय पीते पीते डिस्कस करें क्या करना है, चाइना क्या करना है, अमेरिका क्या करना है। तो कैबिनेट मिनिस्टर 7-8 लोग होते हैं, खास लोग होते हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं कैबिनेट, ठीक है, यहां से किचन कैबिनेट का नाम आता है, ठीक है। तो मेन, वैसे एक्चुअली तो मेन शक्ति इन्हीं के पास होती हैं,
बाकी लोग फॉलो करते हैं, लेकिन टेक्निकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मंत्री परिषद कि ये लोग फैसला करेंगे, और इनका जो नेता होता है वो पीएम होता है, मतलब इनका जो लीडर है, सब सारे मिनिस्टर्स का लीडर पीएम होता है। ये जो फैसला करेंगे वो फिर एग्जीक्यूट किया जाता है, वो उसी राष्ट्रपति भी उसी बातों को सुनता है, ठीक है। ये टेक्निकल शब्द है, लेकिन एक्चुअल शब्द है कि प्रधानमंत्री तो वही फैसला करता है, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या आ गया, एकल न्यायिक प्रणाली, यूनिटरी जुडिशरी, इसका मतलब, अच्छा ये सब मैं तुम्हें जो बता रहा हूं ना, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे भी हम, और ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है ये सब, क्योंकि टॉपिक ऐसा आ गया था कि कहां से कहां पे लिया गया। अगर मैं ऐसा रटाऊंगा आपको तो फिर रट चुके आप, समझाना जरूरी है आप लोगों को। तो अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं चीजों के, इन सबके आर्टिकल्स अलग अलग डिटेल में जाके पढ़ेंगे। जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, वाला चीज है, ठीक है। अभी समझ लो कि इसका मतलब क्या है, इसका संदर्भ क्या है। एकल न्यायिक प्रणाली क्या है, यूनिटी जुडिशरी, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि भैया सिस्टम बना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अलग अलग स्टेट्स के हाई कोर्ट, इनके नीचे के कोर्ट, जो छोटे सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब एक ही सिस्टम का अंग है, ये सब अलग नहीं है, एक ही सिस्टम का अंग है। मतलब सुप्रीम कोर्ट सबका माई बाप है, सभी हाई कोर्टों का माई बाप होगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है अमेरिका की तरह कि वहां पे स्टेट्स के कोर्ट अलग हैं और यूनियन के कोर्ट अलग है, वहां पे अलग अलग हो गए। भले यहां पे हाई कोर्ट अलग है स्टेट का, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से अलग नहीं है, उसी का पार्ट है बस वो। तो ये सिस्टम हमारे यहां यूनिटरी जुडिशरी का सिस्टम हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लॉ क्या बोल रहा है यार ये, फॉर्मेशन ऑफ लॉ, विधि निर्माण की प्रक्रिया। हमारे देश में कानून बनता कैसे है, हमारे देश में कोई भी कानून कैसे बनता है, क्या नहीं वो नहीं, पहले पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, ठीक है। और पार्लियामेंट कौन कौन है, प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा, सॉरी राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। ये तीनों हैं तभी मिलकर पार्लियामेंट बनता है। मतलब कोई कानून बनाना है तो मान लो लोकसभा में वो पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, और जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं कर देगा तो बिल जो है वो कानून नहीं बनेगा, बिल एक्ट नहीं बनेगा, वो ड्राफ्ट बिल रह जाएगा, हाँ वो बिल रह जाएगा। मतलब बिल को एक्ट बनने के लिए राष्ट्रपति की साइन चाहिए होती है। बिल का मतलब होता है जो फर्रा लिख के जिसमें सब कहानियां लिखी होती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन कानून बनेगा जब राष्ट्रपति साइन करेगा। इसीलिए पार्लियामेंट का हिस्सा है राष्ट्रपति, अलग नहीं है। सवाल कई बार पूछा गया, छोटा सवाल है लेकिन समझने वाला है। तो कानून बनाने की प्रक्रिया कैसी बनेगी हमारे देश में कि लोकसभा से पास कराओ, राज्यसभा से पास कराओ और चले जाएगा वो। राज्यसभा में पास नहीं हुआ लोकसभा का तो अब इसमें कई केसेस, इसमें कई चीजें हैं, ठीक है। कौन कौन से, मनी बिल है, उसके पे क्या रूल्स है वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मैं तुम्हें बेसिक समझा रहा हूं कि क्या है, इसी में कहेंगे इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं इसके अंदर क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। कि राज्यसभा की पावर कितनी है, किस बिल को कितने देर तक रोक पाएगा, राष्ट्रपति भी कितने दिन तक रोक पाएगा, तो डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग आराम से। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। अभी मैं बात करूं स्टेट्स की बात करूं तो क्या करोगे, स्टेट्स में कैसे बनता है, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। और हर जगह विधान परिषद नहीं है, सिर्फ 6 राज्यों में है। तो अमूमन क्या होता है, विधानसभा से पास होकर गवर्नर में चला जाता है, हो जाता है। यूपी में है कि नहीं है विधान परिषद, यूपी में विधान परिषद है, ठीक है। ये तो याद करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर रूल ऑफ लॉ, बहुत ये भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। किसी का शासन नहीं है, सिर्फ देश में विधि का शासन है। रूल का, जो रूल कहेगा वही कानून सही है, ठीक है। अगर रूल ने ये बोला कि भाई ऐसा है कि किसी को फांसी भी देनी है तो उसके लिए भी कानून बना हुआ है। किसी की, अगर किसी को जेल में भी डालना है तो उसके लिए आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। होता कुछ कहते कसाब ने मारा लोगों को, लोग अरे देखो बिरयानी खिला रहे थे, कमजोर हैं। अरे क्या करे भाई, रूल ऑफ लॉ है, सिस्टम बनाया गया है। उस व्यक्ति को भी हमें सिस्टमैटिक तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, नहीं तो आप सब नहीं माने जाओगे, बारबेरियन माने जाओगे, सिविलाइज नहीं माने जाओगे, और उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। सऊदी अरब में नहीं चोरी किया तो हाथ गाड़ दिए, ये मध्यकालीन सोच है यार, ये मॉडर्न सोच नहीं है। मॉडर्न सोच है विधि का शासन, कि ठीक है आप किसी ने क्राइम किया है
ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। और देखो कसाब को फांसी हुई ना, वो तो गई, ठीक है। अब क्या, किसी पकड़ो, गोली मारो, ये करो, वो करो, पता नहीं बिरयानी खिलाई कि नहीं खिलाई, पता नहीं, लेकिन चल पड़ी खबर। पूछा क्या था, बिरयानी खिलाई? तो जो वहां का था वो बोला नहीं, बिरयानी नहीं खिलाई गई है। क्या वो मूवी में क्या नहीं था? बिरयानी नहीं, पुलाव खिलाया गया। चलो अच्छा, चलो आखिरी बात, सिंगल सिटीजनशिप, एकल न्यायिक नागरिकता, क्या मतलब है? हमारा भैया एक ही नागरिकता है, इंडिया की, चाहे हम किसी भी स्टेट के रहे हो, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हम इंडिया के ही करते हैं, उसे कहते हैं एकल नागरिकता। अगर मैं आपसे बोलूं कि दोहरी नागरिकता वाला कोई देश बताइए, अमेरिका है, वहां पे क्या है? जैसे मान लो आप कैलिफोर्निया के हो, तो कैलिफोर्निया के आप अपने स्टेट के हो गए और अमेरिका के हो गए, तो दो हो गए वहां पे, डुअल है। अब इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इंडिया में एक ही क्यों है और अमेरिका में दो क्यों है। इसके लिए आपको आर्टिकल 1 पढ़ना पड़ेगा। जब हम आर्टिकल 1 पढ़ेंगे तो बताऊंगा कहानी इसकी। कुछ वहां के भी छोड़ देते हैं ना समय के लिए भी, ठीक है। तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, अमेरिका में है, अमेरिका में डुअल है, ठीक है। अगर आपने खुदा ना खास्ता तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर कहीं जाकर आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली तो इंडिया की नागरिकता गई आपकी। एक ही ले सकते हो, यहां के रहो या वहां के रहो, गए घर में, यहां घर में रहो या बाहर रहो, बस एक ही जगह रहो बस तुम, ठीक है। और स्पेशल पावर्स ऑफ एमपी, चलो आखिरी में खत्म करते हैं इसको। स्पेशल पावर, अरे सुनो, स्पेशल पावर्स ऑफ एमपी क्या है? विधायिका के सदस्यों की विशेषाधिकार। अब स्पेशल, ऐसे तो कई पावर्स स्पेशल हैं, लेकिन एक समझ लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट में दिया गया कोई भी वक्तव्य, कोई भाषण पार्लियामेंट के अंदर, उस पे आप मानहानि का दावा या केस नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते। मतलब कि आपने अपने उस पार्लियामेंट के टाइम में कुछ भी बोला होगा, तो कोई बाहर से न्यूज रिपोर्टिंग करके कि आपने देखो फला जी में ये बोली थी, आप कोर्ट में चले जाओगे, नहीं आ सकते। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? फ्रीडम ऑफ स्पीच बनी रहा है। भाई पार्लियामेंट का मतलब है कि कानून बनाना, और कानून कैसे बनेगा? जब डिबेट करेंगे, जब दिल खोल के बात करेंगे। जैसे मैंने अभी उस दिन डिस्कस किया था आपको जुवेनाइल जस्टिस वाला, जो 18 साल से कम वाले बच्चों का था, ठीक है। अब निर्भया कांड का जो हुआ था, उसमें यह था कि 18 साल से कम बच्चों को भी क्या ट्रीट करना चाहिए इस तरह का, ठीक है। तो अब उस समय क्या हुआ था कि सभी पार्टीज ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, बोला कि यार आप अगर एज कम कर दोगे तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। मतलब हर एंगल से सोचना पड़ता है, हर चीज से सोचना पड़ता है। और उस समय पर अगर आपको तो होश नहीं होगा, लेकिन निर्भया वाले केस के समय जब ये पार्लियामेंट बैठी थी, तो सभी पार्टीज ने अपने अपने पॉइंट रखे थे, और कुछ पॉइंट से मैं अपनी व्यक्तिगत मानूं तो मैं भी एग्री कर रहा था, कुछ से नहीं कर रहा था। लेकिन मैं जिससे नहीं कर रहा था, इसका मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं चला जाऊं यार कोर्ट में। मुझे याद है कि किसी पार्टी, नाम नहीं लूंगा, किसी पार्टी के एक एमपी थे, बिहार की पार्टी के एमपी थे, तो मुझे उनका वक्त भी बहुत खराब लगा था, जिस तरह से वो बोल रहे थे। वो मैं उनकी बातें बिल्कुल एग्री नहीं करता था, ये पर्सनल बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। जिस तरह की, क्योंकि उस समय 2011-12 की बात है, निर्भया 14 की बात है, निर्भया 16 की बात है, 16 की बात है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल एग्री, लेकिन मैं एग्री नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मेरी प्रॉब्लम है, मेरी समस्या है, ये जो भी है, इसका मतलब मैं नहीं चला हूं कोर्ट में कि देखो मानहानि गलत बोल रहा है बंदा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे स्पेशल पावर्स हैं, और भी पावर्स हैं कि उनको कब सजा मिल सकती, जेल कोई कोर्ट केस चल गया उनके खिलाफ, तो ये सब चीजें पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। ये सब चीजें हमने क्या ली है, कहां से ली है? हमने लिए ब्रिटेन से, ये ब्रिटेन से लिए। सवाल कैसे आएगा ये पूछ लेंगे, मैच द फॉलोइंग सवाल बताओ, अमेरिका से लिया, ब्रिटेन से लिया, कहां से लिया है? क्योंकि बहुत सारे हैं, आयरलैंड है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जापान है, सबसे मैच द फॉलोइंग का सवाल आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी मेरा मकसद क्या है कि आपको पहले बताना भी और साथ में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है चीजों को, कि आप समझ पाओ कि चीजें हैं क्या। फिर डिटेल में जब हम इनके आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ लेंगे इसके अंदर, ठीक है। चलिए, हो गया बात आज।